कहानी के शुरुआत में ही दिखाता है कि दुनिया में कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं, जैसे कि जायंट एवेलोन ट्री देखी गई जिसके जड़े बहुत तेजी से फैल रहे हैं। जमीन पे बहुत सारे दरारें भी आ रही हैं। आसमान से जायंट वाइन्स भी गिर रहे हैं। इसी बीच सिन्यू हाई स्कूल में बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो रहे थे। वो लोग बात कर रहे थे कि स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़की चू क्यूंगली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाली है। क्या वो सच में अपने बॉयफ्रेंड को डंप करने वाली है? उसे क्यूंगचंग यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर पहले ही मिल गया है। दूसरी तरफ उसके बॉयफ्रेंड को एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिला है। उनका फ्यूचर ही सेम लेवल पे नहीं है। तभी वहाँ फैंगी भी आ जाता है। चू क्यूंगली कहती है, फैंगी मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हमारे बीच में चीजें बहुत अच्छी नहीं है। स्टूडेंट डेज में हमारे बीच में जो प्यार था वो शायद अब फाइनल मोमेंट पे आ गया है। ऐसे ही समय में हमें एहसास होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जिंदगी में साथ साथ चलने के लिए सांस की जरूरत होती है और सोशल स्टेटस भी एक जैसा होना पड़ता है। तो चलो ब्रेकअप करते हैं। फैंग ई कुछ भी नहीं कहता, वो बस देखता रहता है। ये सब बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। ये कहकर कि देखो इसका चूतिया कट गया है, फाइनली इसे वो ब्रेकअप दे रही है। ये तो उसे डिजर्व भी नहीं करता था। चू क्यूंगली सोचती है तुम चाहे कुछ भी कर लो, अब हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है। लोग कहने लग जाते हैं वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? क्या उसे सदमा लगा है? लगता है वो कुछ सोच नहीं पा रहा है। ऐसा तो होना ही था। वो स्कूल की सबसे सुंदर और अमीर लड़की है। उसे जल्दी से घुटनों में आके साथ में रहने के लिए भीख मांग लेना चाहिए। लेकिन इसे देख के लगता है कि ये चू क्यूंगली का लायक ही नहीं है। ये एक ऐसा मेंढक है जो हांस का मांस खाना चाहता है। अगर मैं इसकी जगह पे होता तो अच्छा होता। फैंगी कहता है ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे और कुछ कहना नहीं है, मैं चलता हूँ। चू क्यूंगली चौंक जाती है। उसने सोचा था वो रोते हुए साथ रहने के लिए कहेगा, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहती है तुम रुको। फैंगी पूछता है क्या कुछ और भी कहना है क्या? क्यूंगली कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच रहे हो, चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा नहीं आऊंगी। तुम्हें समझ आ गया ना? फैंगी गुस्से में देखते हुए कहता है अपने आप को इतना भी अच्छा मत समझो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो चलता हूँ। ये सब देख के वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। आखिर ये क्या हो गया? इसने उल्टा उसे रिजेक्ट कैसे कर दिया? फैंगी जाते जाते सोचता है चू क्यूंगली और इन सभी लोगों को आने वाले खतरे के बारे में पता ही नहीं है। पैसा, सोसाइटी स्टैंडर्ड्स सभी खरानी बन जाएगा। उन्हें ये भी नहीं पता कि अभी मैं फिर से जिंदा होकर फ्यूचर डिजास्टर से वापस आया हूँ। मेरे सामने जो क्यूंगली है वो मेरे लिए बस एक दूर का पुराना पहचान वाला है। अभी मेरे पास चिंता करने के लिए और भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तो क्या हुआ अगर वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़की है, वो बहुत ज्यादा अमीर है या वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है? ये सब बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया बदलने वाली है। दुनिया पे ये मुसीबत सभी लोगों के लिए है, ना कि केवल उसके लिए ही है। ये सब रात से पहले शुरू हुआ जब उसने एक सुंदर बिखरता हुआ लाइट देखा जिसके हर एक टुकड़े में फ्यूचर के बारे में दिखाया गया था, जैसे कि वो रेड मून, ब्लू सी, लाइटनिंग और मॉन्स्टर जो शहर पे हमला कर रहा था। वहाँ बताया गया था कि जल्दी ही कल्टीवेशन का एरा शुरू होगा जहाँ दुनिया के नियमों को पावर के आधार पे फिर से लिखा जाएगा। अचानक वो चिल्लाता है रुको तुम कौन हो? तभी उसे ब्लू लाइटनिंग पूरी तरह से घेर लेता है। वो अपने आप को एक अजीब जगह पे पाता है और पूछता है वहाँ कौन है? अचानक वो लाइट बहुत तेज हो जाती है, उसके आंख लाल हो जाता है और एक अजीब सा दर्द होने लग जाता है। उसकी आंखों के आगे एक स्क्रीन आता है जो बताता है कि ये सिस्टम अल्टीमेट यूनिवर्स से आया है जो टॉप टायर एल्गोरिदम्स और कॉस्मिक मिस्ट्रीज का इस्तेमाल करके ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन टेक्निक को कंप्लीट कर सकती है स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट के आधार पे। जहां दिखाता है कि अभी होस्ट के पास जीरो टेक्निक है। वो उस स्क्रीन को हाथ से छूने की कोशिश करता है ये जानने के लिए कि आखिर ये काम कैसे करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है तो वो अपने सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर देखता है जो उसे खाने की कोशिश कर रहा है। उसकी रेड आई ग्लो करती है और वो फ्यूचर की बातें देखने लग जाता है, कैसे उस मॉन्स्टर ने उसे खा लिया है। ये एक ऑर्डिनरी ह्यूमन के रूप में उसका अंत था और उसके साथ ही वहाँ के ट्रिलियंस लोगों का भी अंत था। वो बहुत ज्यादा डर जाता है, कहता है ये मेरी पहली वाली जिंदगी थी, अब मुझे याद आ गया मेरी पहली वाली जिंदगी में मैं बस ऑर्डिनरी इंसान था जो इस डिजास्टर से जैसे भी बचना चाहता था। तभी मैंने अपने देश को गिरते हुए देखा और लोगों को दुख सहते हुए भी देखा। आखिर मैं जितना कोशिश करने के बाद भी उस म्यूटेंट मॉन्स्टर से बच नहीं पाया। मैं निराश ही मर गया। मेरी बदला लेने की इच्छा भी वैसे ही रह गई। मैं जैसे भी बदला लेना चाहता था, शायद इसीलिए इस सिस्टम ने मुझे चुना है ताकि मैं स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल होने का 1 साल पहले वापस जा सकूं। अभी किसी को भी स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल के बारे में पता ही नहीं है। वो फिर अपने हाथ आगे बढ़ाता है और एक लाइट को छूता है जो उसके सामने ही टुकड़ों में बिखर जाता है। वो फैसला करता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण होने वाली हर एक चीज का उपयोग वो अपने फायदे के लिए करेगा। तभी सिस्टम उसकी नई स्कैनिंग शुरू कर देती है। वो सिस्टम के साथ जुड़ जाता है। एक नई शक्ति के साथ उसकी आंखें चमकने लग जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि नए रास्ते खुल गए और उसे दुनिया को बचाने के लिए पावरफुल कल्टीवेटर बनने के लिए बहुत मेहनत करके टेक्निक्स कलेक्ट करनी होगी। वहीं सिटी के बड़े स्क्रीन पे न्यूज भी चल रहा है जिसमें इमिनेंट क्राइसिस के बारे में ही बात हो रही है, जैसे कि अभी कुछ अजीब से चीजें देखी गई हैं। ये सबसे बचने के लिए सभी लोग बस अपने आप पे ही भरोसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूमर्स को डिनाई नहीं कर रही, वो बस लोगों को खराब सिचुएशन के लिए तैयार रहने के लिए कह रही है। ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट सेल फोन का इस्तेमाल उन अजीब क्रिएचर के बारे में अलर्ट भेजने के लिए कर रही है। ये सब बातें बताने के लिए काफी लोगों को एक ऑडिटोरियम में गैदर किया जाता है। फैंगी सोचता है कि गवर्नमेंट का अप्रोच हार्श है लेकिन अच्छा है। उसे याद आता है कि सिस्टम ने उसे कुछ भी इस्तेमाल करने के लिए कहा था और वो सोच रहा है कि एनोमलीज कहाँ हो रही है। तभी क्योंगचिंग यूनिवर्सिटी से सभी को एक मैसेज आता है जिसमें स्टूडेंट को सावधान रहने के लिए कहा गया था। वो देखता है कि क्योंचिंग यूनिवर्सिटी का यूवी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है जिसकी वजह से गर्मी भी बढ़ गई है, इसीलिए हाई टेम्परेचर वार्निंग भी दिया गया था। उसके आसपास के लोग कह रहे होते हैं कि ये खबर झूठी है और ऐसी गर्मी किसी का भी जान ले सकती है। फेमस यूनिवर्सिटी ये सब चीजें बस हाइप बनाने के लिए कर रही है। वो आसमान की ओर देखता है और उसे ये अजीब लगता है क्योंकि वहाँ का मौसम पूरी तरह से अलग है और क्योंचिंग यूनिवर्सिटी वहाँ से पास ही है। उसे हैरानी तब होती है जब उसका फोन का ऐप दिखाता है कि वहाँ यूवी इंडेक्स 0 है, जिससे उसका शक और ज्यादा सही हो जाता है। वहाँ ये भी अलर्ट किया गया था कि नए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नॉर्मली ही होगा और गेट पे जहाँ हाई यूवी रेडिएशन है उसे अवॉइड करें। जहाँ कुछ स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि इतनी अच्छी क्लाउडी डे में हाई यूवी रेडिएशन कहाँ से आ गया, लगता है फोटोशॉप किया गया है, दिख रहा है ये फेक है। फैंगी मुस्कुराता है ये सोचकर कि ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि ये सब बस एक मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो सच जानता है और पावरफुल बनने का उसका पहला मौका आ गया है। इसीलिए वो क्योंचिंग यूनिवर्सिटी के नॉर्थ गेट की तरफ चला जाता है जो आमतौर पर काफी खाली रहता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे काफी गर्मी लगने लग जाती है जिसकी वजह से काफी पसीना भी आने लगता है। वो चारों ओर देखता है और कंफर्म करता है कि इस जगह पे सच में कुछ है। तभी वो कुछ लोगों को डर के मारे भागते हुए देखता है लेकिन उसका ध्यान हवा के कुछ रोशनी पे जाता है। वो नीचे झुकता है और उनको छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। अपने उंगली को पास ले जाकर वो उस रोशनी को छूता है ये देखने के लिए कि आखिर ये क्या है। उसी समय वो रोशनी वहीं एक्सप्लोड हो जाती है जो देख के वो चौंक जाता है। तभी स्क्रीन फिर से खुलती है जिसमें लिखा होता है कि सिस्टम को यांग एनर्जी मिल गई है और वो अब एक नया पावर क्रिएट करेगा। फिर उसका पूरा बॉडी में गोल्डन एनर्जी फ्लो करने लग जाता है। उसकी पूरी शरीर पे गोल्डन लाइट आ जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है। रोशनी इतना ज्यादा होता है कि पूरी यूनिवर्सिटी का गेट को घेर लेता है। आसपास लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये क्या है, कोई सुपर सैयन है क्या। फैंगी दर्द से चीखता रहता है और उसके बाल सफेद होने लग जाते हैं। हवा में तैरते हुए वो सोचता है कि क्या ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन सिस्टम बताता है कि उसने गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक सीख ली है। कुछ दिन बाद क्योंचिंग यूनिवर्सिटी का न्यू स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन डे आता है। रजिस्ट्रेशन एरिया में फैंग ई की एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है और एक लड़का उसकी सूटकेस ले जाने में मदद करने की ऑफर कर रहा था। जल्दी ही बहुत सारे लड़के स्कूल की सबसे सुंदर लड़की के साथ अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ जाते हैं। सभी लोग उसको हेल्प ऑफर करते हैं लेकिन वो अच्छे से उन सब की मदद को ठुकरा देती है ये कहते हुए कि जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपना काम कर लेगी। वो अपना सूटकेस लेके अंदर जा ही रही होती है तभी वो देखती है उसके साइड में एक कपल बहुत ही ज्यादा खुश थे और मुन्नू कर रहे थे क्योंकि वो सेम ही स्कूल में आ गए हैं और वो अब एक दूसरे को जब भी देख सकते हैं। जिसे देखती हुई वो सोचती है कैसे फूल्स लवर है। लेकिन अचानक उसके पीछे ही जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है जो उस लड़की और बाकी स्टूडेंट को चौंका देता है। फिर लाउड स्पीकर पर एक अलर्ट बजता है जिसमें सभी स्टूडेंट को नॉर्थ गेट से तुरंत दूर रहने के लिए वार्निंग दिया जाता है। क्योंकि सीरियस होती हुई खुद ही ये सभी चीजों को चेक करने की फैसला करती है। नॉर्थ गेट पर बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट होती है और एक्सप्लोजन की वजह से बहुत ज्यादा धुआं भी होता है।
है, धुआं से एक शैडो बाहर निकलता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है और उसकी आंखें इंटेंस पावरफुल गोल्डन लाइट से चमकती है। एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसपे बताया गया है कि टेक्निक्स बन गई है और उसको 50 कंपाइलेशन पॉइंट मिला है। वो स्क्रीन को पकड़कर सोचता है, कंपाइलेशन पॉइंट ये क्या है, ये किस काम आएगा। चलो जो कुछ भी हो, फ्यूचर में ये जरूर काम आएगा, मैं इसके बारे में बाद में पता करूंगा। कुछ ही समय बाद वहाँ मौसम अचानक चेंज हो जाता है और आसमान में एक अजीब सा चांद चमकने लगता है। इसके साथ ही फैंगी अपनी नई पावर सन ब्रीथिंग टेक्निक प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। यूनिवर्सिटी में अचानक एक नया ऊर्जा फैलती है। तभी कुछ स्टूडेंट को आसमान में एक पल के लिए अंधेरा और ठंडा महसूस होता है। तभी वो स्टूडेंट नॉर्थ गेट की तरफ दौड़ते हैं। वहाँ क्या हो रहा है ये देखने के लिए बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ देख के यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं कि सभी ने यहाँ से दूर रहने की वार्निंग को क्यों इग्नोर किया। जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करो, जो अभी नहीं जाएगा उसके पॉइंट्स काट दिए जाएंगे। हुडी पहनी हुई लड़की सीरियस होते हुए प्रिंसिपल को नॉर्थ गेट पूरी तरह से सील करने की आदेश देती है। तभी सिस्टम फैंगी को इन्फॉर्म करता है कि उसने एयर रिंग पोल्यूटेड जोन को सक्सेसफुली प्यूरिफाइड कर दिया है। उसे पता चलता है कि सरकार ने पहले ही इन जोन्स को मार्क कर दिया है और वो सोचता है कि क्या मेरे जैसे और भी लोग हैं। तभी सिस्टम उसे अलर्ट करता है, नॉर्थ गेट पे कुछ अनऑथोराइज्ड लोग आ गए हैं, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। वो अपने रेड आई का इस्तेमाल करके उन्हें देखते हुए कहता है, इनका यूनिफॉर्म देख के लग रहा है ये मिलिट्री से हैं। हुडी वाली लड़की वहीं आ रही थी जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। हुडी वाली लड़की वहाँ आती है, नीचे बैठ के जमीन के थोड़ी सी मिट्टी लेकर देखती हुई कहती है, ये किसी इंसान ने ही किया है। क्या ऐसा दूसरे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी से कांटेक्ट किया हो। वहीं ऑफिशियल सभी स्टूडेंट को वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हुडी वाली लड़की अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये कैसे हो गया। भीड़ के बीच में से ही फैंगी की एक्स गर्लफ्रेंड ये सुन के चौंक जाती है कि ये सब एक ही इंसान का काम था। वो सोचती है क्या इतना बड़ा धमाका एक ही इंसान कर सकता है। उसी समय वो एक इंसान को भागते हुए देखती है और सोचती है क्या वो फैंगी है। तभी वो खुद से ही कहती है, पागल मत बन क्यूंगली, उसका जैसा ग्रेड आया है उससे तो उसका यहाँ होना इम्पॉसिबल है। दूसरे सीन में फैंगी का घर दिखाया जाता है। सूरज भी डूब रहा था और रात होने ही वाली थी। फैंगी बेड पे लेटे हुए कहता है, क्या हो रहा है, ये गर्मी मेरे पूरी शरीर पे घूम रही है। ठंडे पानी से नहाने के बाद, एयर कंडीशन के नीचे बैठने के बाद भी ये गर्मी नहीं जा रही है। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं आज सो भी नहीं पाऊंगा। उसे चिंता होती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसमें किसी ने कुछ अजीब देखा तो नहीं। फिर वो अपने फोन उठा के चेक करने लग जाता है कि कहीं इसके बारे में कोई न्यूज तो नहीं है। तभी वो कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में एक ट्रेंडिंग स्टोरी देखता है जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन के बारे में बताया गया था और कल्टीवेशन रूल्स के बारे में भी। वो सोचता है ये तो सभी लोगों को बस एक मजाक लगता है। तभी उसको एक बात हिट करती है कि जिसको उसने यूनिवर्सिटी में देखा था क्या वो भी कल्टीवेटर हो सकती है। फैंगी आर्टिकल खोल लेता है जिसमें कल्टीवेशन रियलमी के डिटेल्स लिखे हुए थे। कमेंट में लोगों को यही लग रहा था कि ये सब फेक है, लेकिन वो सोचता है क्या ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल हो सकता है। पिछली वाली जिंदगी पे एक सिविलियन के रूप में मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अपने बेड पे बैठ के वो कल्टीवेशन के बारे में सोचता है और फिर से अपने टेक्निक्स का टेस्ट करने का फैसला करता है। वो अपना आंख बंद कर लेता है और ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कंसंट्रेट करता है। उसी समय उसके चारों ओर एक शक्तिशाली गोल्डन एनर्जी आना शुरू हो जाता है। वो ऊपर उड़ने लग जाता है और गोल्डन लाइट से गिर जाता है। गोल्डन लाइट तेजी से चमकने लग जाता है और स्टेप हेवेंस और अर्थ का ऑरा को पाने के लिए बॉडी को रिफाइन करने लग जाता है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल करता है और स्पिरिट फोक फॉर्म बना लेता है। सिस्टम उसे दावी रियलमी में पहुंचने के लिए बधाई देता है और उसे 50 कंप्लीशन पॉइंट देता है। तभी उसको याद आता है कि कंप्लीशन पॉइंट के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। वो सिस्टम को पूछता है कंप्लीशन पॉइंट का काम क्या है। सिस्टम बताता है कि पॉइंट का इस्तेमाल किसी भी कंपाइलेशन डेटा को ऑब्जेक्ट में जबरदस्ती इम्प्लांट करने के लिए किया जा सकता है। वो एक ऑब्जेक्ट पर डेटा इम्प्लांट करने की सोचता है और मग को पावर से उठाते हुए कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना। सिस्टम पूछता है कि आपको इस ऑब्जेक्ट पे काम करना है या नहीं। वो समझता है कि ये एक आइटम को इनहेंटिंग करने की तरह है जिसे उस ऑब्जेक्ट को सुपरनेचुरल पावर मिल जाती है। वो सोचता है कि अगर उसने एस यूज कर दिया तो ये कप यंग एट्रीब्यूशन कप और उसका एक यूनिक कॉम्पैक्ट आइटम बन जाएगा। क्या होगा अगर ये कोई गन, नाइफ और दूसरा हथियार में बदल जाए तो। जल्दी वो फैसला करता है कि एक पावर्ड अप वेपन होना फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। वो तभी अपनी सेल्फ पर एक छोटी सी
तलवार देखता है और उस पर पावर का टेस्ट करने की फैसला करता है। वो सोचता है कि अगर टेस्ट काम करता है तो वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक रियल वेपन खरीदेगा। सोचते सोचते ही वो सो जाता है। अचानक बिल्डिंग के बाहर से एक अजीब शोर सुनाई देता है। बाहर बड़ा पंजा वाला शैडो क्रेचर उसकी ही बिल्डिंग को देख रहा था। क्रेचर जो एक जायंट डेमोन्स रैबिट की तरह दिखता है, वो बिल्डिंग पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बिल्डिंग के अंदर फैंग ई को उस खतरे का कोई अंदाजा नहीं है जो उसके पास आ रहा है। वो डिस्कम्फर्ट फील करता है और नींद से उठ जाता है। सोचता है ये चूहे की आवाज कहाँ से आ रही है। कमरे से बाहर निकलते हुए वो अंदाजा लगाता है कि क्या ये पाइप से आ रही है या पड़ोसी ने चूहा पाला है जो शोर कर रहा है। फिर वो फोकस करने के लिए अपनी सुनने की शक्ति को तेज करता है। उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि कुछ तो गलत है और वो अलर्ट हो जाता है। वो दरवाजा खोलते ही देखता है वो बीस्ट जस्ट उसके ऊपर ही है। बीस्ट उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर उसकी पिछली जिंदगी की याद अचानक उसको काफी डरा देती है। वो सोचता है ये तो रैबिट म्यूटेंट बीस्ट है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर शहर पे उड़ रहा है। ये दिखाता है कि दूसरे लोग भी खतरे से अवेयर हैं। बिल्डिंग के टॉप पर एक लड़की किसी को कह रही है कि उन्होंने अभी भी रैबिट को नहीं पकड़ा है। एक लॉलीपॉप चूसती हुई वो आगे का मिशन के लिए काफी काम और कॉन्फिडेंट लग रही थी। वो फिर ऑर्डर देती है कि जिसका वो शिकार करने वाली है उसके बारे में सभी अपडेट उसे भेज दिया जाए। लड़की अपनी खोज शुरू करने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूदती है। बिल्डिंग पे स्लाइड करती हुई नीचे आने लग जाती है। अचानक वो म्यूटेंट का ऑरा फील करती है और उसे पता चलता है कि वो टारगेट के करीब है। अपनी चमकती हुई आंखों के साथ वो क्रेचर का पता लगाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वो सभी को कहती है उस म्यूटेंट ने अभी अभी स्पिरिट फ्रूट खाया है, उसका इवोल्व अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसी बिल्डिंग में काम करने वाला एक एम्प्लॉय कॉफी खाते हुए बाहर देख रहा था। तभी वो लड़की को देखता है जो बिल्डिंग में छलांग लगा रही है। वो चौंकते हुए कहता है लगता है ओवर टाइम काम करने की वजह से मैं कुछ भी देख रहा हूँ। लेकिन उसका बॉस उसे चिल्लाते हुए कहता है तुम कुछ भी नहीं कर रहे, जल्दी से काम करो। लड़की 65 फ्लोर पे पहुंच जाती है। अपार्टमेंट पे वापस फैंग ई म्यूटेंट के आमने सामने है। बीस्ट उसके सामने चीखता है। अपनी गोल्डन आई पावर से उसे पता चल जाता है कि उसकी बॉडी बदल गई है और अब वो इक्वल लेवल पे लड़ सकता है। फिर क्रेचर अपने पंजे से अटैक करता है, लेकिन फैंग ई सुपर ह्यूमन एबिलिटी से उसे डॉज करता है। वो सोचता है कि उसकी बॉडी काफी बदल गई है और अब वो स्लो मोशन में अटैक को देख सकता है। अपने हाथ में सन एनर्जी निकालते हुए वो सोचता है एक म्यूटेंट क्रेचर इतनी जल्दी क्यों दिखाई दिया। वो अपनी पिछले जीवन पे देखी गई चीजों को याद करता है और क्रेचर का सामना करता है। वो जानता है कि ये क्रेचर अभी भी फुल्ली इवॉल्व नहीं हुआ है, इसीलिए वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसे जैसे भी क्रेचर को रोकना है, नहीं तो इस बिल्डिंग के सभी मर जाएंगे। हाथ पे अपनी गोल्डन क्लॉ का इस्तेमाल करके वो उसकी पूंछ पकड़ के उसे जोर जोर से घुमा के बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है और उसके पीछे पीछे बाहर जाके गोल्डन फिस्ट के साथ वो सीधे उसके चेस्ट पे अटैक करता है। जो लाइट मोस्टर का आर पार निकल जाता है, उसकी शरीर पे छेद हो जाती है, लेकिन मोस्टर अपने क्लॉ से गोल्डन एनर्जी को पकड़ लेता है और उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। फैंग ई को पता चल जाता है कि मोस्टर उसकी यंग पावर को चुरा के काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि सूर्य की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये रैबिट मोस्टर सिर्फ अपनी कबर खोद रहा है। कुछ ही समय बाद गोल्डन एनर्जी पूरी तरह से उसे घेर के तबाह कर देता है। दूसरी बिल्डिंग में एक कपल शोर की वजह से उठते हैं और आदमी बाहर देखते हुए सोचता है कि ये थंडर जैसा अभी क्या था, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं होता और उसे कुछ भी नहीं दिखता। फैंग ई जमीन पे आता है जो गोल्डन लाइट से घिरा हुआ है। वो कहता है ये एक भूत की तरह है जो मेरे पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। तभी मोस्टर की आंखें भी जमीन पे गिर जाती है जिसपे एक अजीब काला धुआं होता है। फैंग ई उसके आंखों को घूर के देखता है और उसकी आंख को कुचल देता है। वो समझ जाता है कि ये मोस्टर यांग टाइप पावर के लिए बेताब था। वो सोचता है कि अगर वो सामान्य इंसान होता तो मोस्टर आसानी से उसे खा लेता और बिल्डिंग के सभी लोग भी मर जाते। इस बात को देखते हुए वो जानता है कि उसे फ्यूचर के खतरों का सामना करने के लिए और भी टेक्निक कलेक्ट करने की जरूरत है। इस बीच लड़की भी वहाँ आती है जहाँ वो ये देख के चौंक जाती है कि मोस्टर को किसी और ने हरा दिया है। जमीन पे बैठते हुई वो कहती है टारगेट डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो लाइट एट्रीब्यूट को रिकवर करने की कोशिश करेगी, लेकिन जैसे ही वो मोस्टर के बचे कुचे चीज को छूती है उसे एक गोल्डन एनर्जी दिखती है जिसे देख के वो चौंक जाती है। वो गोल्डन लाइट से इंटेंस हीट और सोर्चिंग ऑरा फील करती है जो उसे यूनिवर्सिटी के गोल्डन एनर्जी का याद दिलाता है। वो सोचती है ये तो सेम ही है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लड़की हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करती है कि रैबिट मर चुका है जिसे मैंने नहीं मारा है। दूसरे किसी नए और
बहुत ज्यादा ताकतवर ने मारा है। दूसरी तरफ से कोई कहता है कि तुम कह रही हो कि यूनिवर्सिटी के पास और रैबिट के पास जो था वो सेम ही इंसान है। लड़की बताती है कि उस आदमी का ऑरा स्पिरिट फोग रियलमी 1 स्टार ही है। एट्रीब्यूट बहुत प्योर है जैसे कि नॉर्थ गेट पे था। वो आदमी कंफर्म करता है कि डेटाबेस में उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है और एसोसिएशन को ऐसी टैलेंट को रिक्रूट करने की जरूरत है। लड़की भी इस बात में एग्री करती है। फिर अपने हाथ पे ब्लू एनर्जी निकालती है और गोल्डन एनर्जी फ्लेम को अपने कपड़े के अंदर अटैच कर देती है। उसके सुपीरियर सभी मिशन को छोड़ के नए आदमी को जैसे भी ढूंढ के उसे एसोसिएशन ज्वाइन होने के लिए मनाने की ऑर्डर देता है। लड़की लॉलीपॉप खाते हुई कहती है मैं ऑर्डर समझ गई, लेकिन मिशन शुरू करने से पहले मुझे बबल टी पीना और रिलैक्स करना है। वो सोचती है कि वो इंसान आखिर कौन होगा जो इतना ज्यादा एक्सपर्ट है। एसोसिएशन ने सही कहा, कोई इतना ज्यादा ताकतवर है तो कोई एक्सपर्ट ही होगा। मुझे जैसे भी उसे ढूंढना होगा। फैंग ई का दिन सूर्य उदय के साथ शुरू होता है और वो स्ट्रेचेस करते हुए कहता है अब मैं ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। वो जानता है कि जल्दी जागने से उसकी कल्टीवेशन में मदद मिलती है, इसीलिए प्रैक्टिस के लिए वो तैयार हो जाता है। वो मॉर्निंग सन के आगे अपनी गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है। उसकी आंखें गोल्डन पावर के साथ चमकती है। वो गोस्ट एक्स रियलमी में इंटर करता है और टेक्निक की ऑरा फील करता है। सॉर्डन ब्रश ने उसे चौंका दिया। तभी उसे पता चलता है कि उसका ब्रेक थ्रू होने वाला है। पावर उसके बॉडी में फ्लो होने लग जाता है और वो पावर को कंट्रोल करने के लिए फोकस करता है। वो अपनी मुट्ठी को कस के पकड़ता है और अपने हाथ पे एनर्जी को फील करता है। फिर वो अपने एक्स को निकाल के चलाने लग जाता है। उसे वो एक्स काफी हल्का लगता है। वो एक्स को यहाँ वहाँ स्विंग करने लगता है। गोल्डन एनर्जी चारों तरफ फ्लो होने के बाद सिस्टम बताता है कि वो 2 स्टार गोस्ट एक्स रियल में पहुंच गया है। उसकी आंखों से गोल्डन एनर्जी बाहर आने लग जाती है। उसकी बॉडी के चारों तरफ गोल्डन लाइट आ जाते हैं। इसके बाद फैंगी को अपना शरीर काफी मजबूत लगने लग जाता है। प्रोग्रेस काफी तेज हो रहा था क्योंकि अभी उसने अपनी लास्ट ब्रेक थ्रू से बची हुई एनर्जी का इस्तेमाल किया था। वो तय करता है कि अब से वो अपना लेवलिंग अप स्लो करेगा, एक समय में बस एक ही स्टेप। लेकिन उसकी कल्टीवेशन काफी अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करती है, इसीलिए उसे शांत जगह की जरूरत होती है जहाँ लोग ना हो और उसे कोई देख ना पाए। एसोसिएशन के ऑफिस में एक आदमी को हवा में हलचल महसूस होती है। वो सोलर एनर्जी में उतार चढ़ाव देखता है और सोचता है कि क्या ये फिर से वही नया वाला इंसान है। फैंगी अपने प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए नदी के किनारे एक सुनसान जगह ढूंढ रहा है। सिस्टम स्क्रीन खुलती है जो बताती है कि आइटम में यंग एट्रीब्यूट्स इम्प्लांट करने के लिए कोड पॉइंट का इस्तेमाल करें। उसे याद है कि उसने एक और ऑब्जेक्ट के साथ भी ऐसा ही किया था, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उसकी पावर को संभाल नहीं पाई। इस बार नई ब्लेड उसकी पावर के साथ अच्छे से मर्ज होती है, जिसे एक पावरफुल कनेक्शन बन जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन भेजती है कि आइटम इनकोडिंग सक्सेस हो गया है। वो नया वेपन को देखकर उत्साहित हो जाता है। वो अभी इसकी इनक्रेडिबल पावर का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है। तलवार के पावर को देख के वो शॉक हो जाता है। तलवार से मैसिव गोल्डन बीम पूरी ताकत से आकाश की तरफ निकलती है। वो अपने तलवार के साथ जमीन पे आता है और अपने शरीर पे शक्ति का प्रभाव महसूस करता है। उस झटके से वो लगभग जंगल में आग ही लगा देता है और उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक है। अटैक से निकला हुआ धुआं बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि उसे देख लिया गया है। उसे वहाँ से भागना होगा। वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता है। वही पहले वाली लड़की गुस्से में उस धुएं की ओर दौड़ रही है जो फैंगी के अटैक से निकला था। वो बड़बड़ा रही है कि वो एक पल के लिए बाहर निकल गई थी और सारी हलचल से चूक गई थी। अचानक लड़की रुक जाती है और देखती है कि नदी सचमुच बॉइल हो रही है। वो वहाँ हुए नुकसान को देखने लग जाती है और सोचती है कि आखिर उस नए व्यक्ति ने इस जगह के साथ क्या किया है। वो रो के बड़बड़ाने लग जाती है कि क्लीन अप डिपार्टमेंट मुझे बुरी तरह से डांटने वाली है क्योंकि उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। तभी दूसरा एक गोल्डन लाइट उसकी नजर में आती है और वो उत्सुक हो जाती है। वो जो महसूस कर रही है उससे पूरी तरह शॉक है। वो कहती है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसका ऑरा 1 स्टार से 2 स्टार पहुंच गया और उसने एक स्पिरिट वेपन भी बना लिया। एसोसिएशन के पास ऐसे सिर्फ 2 वेपन है और उन्हें बनाने की टेक्निक अभी भी इनकम्प्लीट है। लड़की को शक होता है। वो सोचती है कि उसने इतनी शक्ति अकेले कैसे हासिल कर ली, लेकिन उसे लगता है कि वो जरूर गलत है और फैंगी ने जो गड़बड़ की है उसे साफ करने का फैसला करती है। दूर फैंगी सोच रहा होता है उसका वेपन में अब यंग एट्रीब्यूशन है, लेकिन वो और ज्यादा पावर चाहता है। सिस्टम किसी भी चीज को इनकोड कर सकता है, इसीलिए वो ब्लेड में और भी एट्रीब्यूट जोड़ने की प्लान बनाता है। अचानक उसके फोन पर एक ऑनलाइन यूजर का मैसेज आता
जाता है। वो प्राइवेसी को पूरी तरह भूल गया था और अब कोई अनजान उसे पियोनर्स ग्रुप में इनवाइट कर रहा है। वो ये जानकर हैरान हुआ कि ऑफिशियल रिक्रूट्स के लिए कम से कम गोस्ट एक्स रियलमी लेवल का होना जरूरी है। स्ट्रेंजर एक नया पोल्यूशन जोन की बात करता है और उसे एक ग्रुप हंट में इनवाइट करता है। फैंगी उनको लोकेशन पूछता है और स्ट्रेंजर शैडो रिवर लावा ड्रैगन के बारे में एक फाइल भेजता है। वो देखता है कि उस जोन में वही लावा और यंग एट्रीब्यूट्स हैं जो उसके पास है, इसीलिए वो ये इनवाइट एक्सेप्ट करने की सोचता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है दूर बिन्मू डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रुप ओल्ड लीज के दोस्त के इंतजार कर रहे हैं। एक मेंबर कहता है कि लड़की ने जो मैप बनाया है वो बहुत ज्यादा अच्छा और डिटेल्ड है। तभी लड़की भी वहाँ पहुंच जाती है। लड़की सभी को आने के लिए थैंक्स बोलती है और उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें एक टीम के रूप में काम करना है। वो कल्टीवेशन एसोसिएशन से है और इस बात से निराश है कि यहाँ कोई भी पियोनर्स प्रोमिसिंग नहीं है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि कल्टीवेशन एसोसिएशन एक गवर्नमेंट एजेंसी है। एजेंसी में शामिल होना मुश्किल था और इसके लिए उसके फैमिली को कुछ एहसानों का सामना करना पड़ा, इसीलिए वो असफल होना पसंद नहीं करती। तभी एक मेंबर एक नए लड़के को आते हुए देखता है और उसे उसका नाम फैंग से बुलाता है। फैंग ही अपनी नई सोड के साथ वहाँ इंटर करता है और ग्रुप को अपना इंट्रोडक्शन देता है। लड़की देखती है कि इतना ताकतवर होने के बाद भी उसका ऑरा नेगेटिव नहीं है। वहाँ में पूरी टीम आ चुकी है। लीडर सिग्नल देता है और वो गुफा के अंदर जाने लगते हैं। फैंग ही लीड करने का डिसाइड करता है और लड़की को लाइट दिखाने के लिए कहता है। वो लोग गुफा से लेकर गुजरते हैं और उनमें से ही एक फैंगी को चट्टान गिरने का चेतावनी देता है। उन्हें ये अजीब लगता है कि उस जगह पे अभी उतनी गर्मी नहीं है। फैंगी सोचता है कि टीम ने उसे कितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। उसे लगता है कि ऐसे टफ समय में उनकी दोस्ती सच्ची है। वो आगे बढ़ते रहते हैं और उसके पैरों तले जमीन का रंग बदलने लगता है जो खतरा का संकेत है। अचानक वो लोग एक विशाल खाई तक पहुंच जाते हैं और अपने सामने उबलते लावा की एक नदी देखकर दंग रह जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे फैंग उस नदी की ओर दौड़ता है। लड़की उस पर चिल्लाती है कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। सभी को चौंकाते हुए फैंग अपनी सोड लावा में डाल देता है। वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, मरना है क्या? तभी एक एक्सप्लोजन होता है जिसे पूरी टीम पीछे की ओर चली जाती है। सिस्टम को ओल्ड वाइड एनोमली का पता चलता है और वो डेटा एनालाइजिंग शुरू कर देता है। सिस्टम बताता है कि लावा को सोड के साथ गैदर कर दिया गया है और जब सोड ड्रॉ होगी तो ये इमेंस एनर्जी अनलीज करेगी। फैंग इस सोड को देखते हुए सोचता है सोड में पॉइंट का इस्तेमाल करके इंटरनल फ्लेम्स एट्रीब्यूट्स को डालना काफी अच्छा है। ग्रुप का ही एक लड़का सबको कहता है देखो वो ठीक है और उसका सोड लावा के पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। वहीं दूसरा बंदा फील कर पा रहा था कि यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी भी चेंज हो गया है और वो अब इससे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। उन लोगों को लग जाता है कि थोड़ा कल्टीवेशन करने के बाद ही वो लोग कल्टीवेशन के रास्ते पे चल सकते हैं। लड़की उन सबको अपना ट्रेनिंग पे फोकस करने के लिए कहती है और बताती है कि वो तो यहाँ बस इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए ही आई है। सभी लोग कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। तभी वॉल के स्टोन हिलने लगते हैं। लड़की देखती है आखिर वहाँ क्या है। दूसरी तरफ से कोई आता है। वो लोग देखने में भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये कोई दूसरा ग्रुप होता है। उनका लीडर धमकाते हुए कहता है ये कमजोर लोग कहाँ से आ गए, यहाँ से जल्दी निकलो, ये जगह अब हमारी है। लड़की डर जाती है और सोचती है ये अच्छा नहीं है। ये तीनों एक स्टार गोस्ट एक्स रियलमी में है, हम इनके आगे बहुत कमजोर हैं। पर भी जैसे तैसे बोलती है माफ करना लेकिन ये जगह पहले हमें मिला था और मेरे दोस्तों ने स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करना भी शुरू कर दिया है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम भी हमारे साथ ही स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम कर सकते हो। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है छोटी सी बच्ची तू अभी अभी गोस्ट एक्स रियलमी में पहुंची है और तू हमारे साथ ऐसे बात कर रही है। लड़की कुछ भी नहीं बोलती, वैसे ही वो डरी हुई है। वो सोचती है इस जमाने में वीक लोगों को ग्रो होने के लिए रिसोर्स ही नहीं मिलता, ताकत और कमजोर पे हुक्म चलाते हैं। लेकिन शिया नेशन ऐसा ही चलने नहीं देगी। एसोसिएशन के मेंबर होने की वजह से मुझे कुछ करना होगा। तभी फैंग ई उसके आगे आ जाता है और कहता है शरीर इतना ज्यादा बड़ा होने के बाद भी दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है। जितना भी पावर क्यों ना हो तू बस एक बच्ची को ही धमका सकता है ना। फिर वो अपने सोड पे लावा निकाल के स्लाइस करता है जो उसके साइड से जाता है। वो अपनी सभी पंटरों को पीछे जाने के लिए कहता है। फैंग ई सोचता है बहुत सारे कल्टीवेटर बस बचना चाहते हैं जिसके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं। बस बोल के लेक्चर देने से ये लोग नहीं डरेंगे। वो अपने सोड को उनकी तरफ करके सेकंड स्लाइस करता है। ये स्लाइस भी उसके साइड से जाता है जो देख के ग्रुप का लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो सोचता है ये क्या सा मॉन्स्टर है, फिर सभी को भागने के लिए कहता है और खुद भी वहाँ से भाग जाता है। अब तक सभी लोगों ने स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम करके खत्म कर लिया था। वो लोग ये सब देख के फैंगी की तारीफ करने लग जाते हैं। फैंगी भी हंसते हुए कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बस कमजोर थे। अभी सभी ने कल्टीवेशन
खत्म कर लिया है तो यहाँ से चलते हैं। लड़की भी बताती है कि यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो रहा है तो चलते हैं। फिर सोचती है अगर उस सोर्ड का अटैक उन्हें लगता तो वो लोग अभी मर गए होते हैं। ऐसा लगता है ये कोई टॉप टायर पियोनर है जिसका एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा हाई है और ये बहुत टैलेंटेड भी है। मुझे ये बात ऑर्गेनाइजेशन को बतानी होगी। वो स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन एसोसिएशन ऑफिस में कॉल करके ये सभी बातें बताती है। वहाँ से लड़की पूछती है तुम्हारा मतलब है एक और हाई एट्रीब्यूट वाला पियोनर है? शियोया पूछती है क्या मतलब एक और? वो बोलती है कुछ नहीं, मैं ये बातें नोट कर रही हूँ, कुछ भी और होता है तो मुझे बताना। फिर वो कॉल कट करती है। तभी उसके पीछे एक बूढ़ा सा आदमी आता है जिसे वो हंसती हुई बताती है कि हम बहुत ज्यादा लकी हैं, लगातार 2 हाई एट्रीब्यूट वाले पियोनर देखे गए हैं। टीचर कहता है लकी किस लिए? जितने भी हाई एट्रीब्यूट वाले पियोनर हैं उनका एक हाई स्टेटस है जिसे सब रिस्पेक्ट करते हैं, जो जल्दी ही पावर का सेंटर बनने वाले हैं। अब ये और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ फेंगी उबासी लेते हुए सूट पीछे रख के अलग सा कॉस्ट्यूम पहन के रास्ते पे चल रहा होता है। लोग उसे देख के वीडियो बना रहे होते हैं और कहते हैं देखो वो लड़का जिसने ब्रदर एक्स का कॉस्प्ले किया है बहुत हैंडसम है, उसका पीछे का सूट असली लग रहा है। मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने ये सूट कहाँ से खरीदा है। फेंगी भी सभी को देखता है, उसे अजीब लग रहा होता है क्योंकि सभी उसी को देख रहे थे और कहता है क्या मैं सच में अजीब दिख रहा हूँ क्या? तभी उसको कुछ नोटिफिकेशन आता है जहाँ से उसको पता चलता है कि उसके बारे में काफी कुछ बातें लीक हो गई हैं, जैसे कि उसकी गोल्डन लाइट, जायंट ब्लेड और केव में ब्लास्ट होना। वो सोचता है क्या ये सब इंटरनल फ्लेम की वजह से है क्या? मैं थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। 2000 डिग्री सेल्सियस में ब्लास्ट होना एक बड़ी बात तो है ही। जिसने मेरी आइडेंटिटी रिवील किया, क्या वो ली है या शियोया? छोड़ो इस बात को, वैसे भी मैंने बहुत सारी यांग टाइप स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब बस एक और गोल्डन सन ब्रीथिंग टेक्निक के साइकिल के बाद हो सकता है फिर से मेरा ब्रेक थ्रू हो जाए। अभी सोचने का समय नहीं है, मुझे जल्दी माउंटेन पे वापस जाना होगा। फिर 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही लॉलीपॉप वाली लड़की फेंगी के घर के पीछे सभी चीजें ठीक करके लंबी सांस लेते हुए बोलती है यहाँ तो सभी चीजें ठीक हो गई हैं। तभी उसे माउंटेन की तरफ एक चमकती हुई गोल्डन लाइट दिखता है। वो सोचती है ये क्या है, इतना ज्यादा एनर्जी इस पे से क्या से आ रहा है? वो इंसान अभी भी माउंटेन पे है क्या? ये कोई और है या वही है? उसका ब्रेक थ्रू हो रहा है। वो गोस्ट एक्स रियलमी 3 स्टार में जाने वाला है क्या? गोस्ट एक्स रियलमी का ब्रेक थ्रू इतना मुसीबत खड़ा करता है क्या? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे वहाँ जाके देखना होगा, मुझे आज उसे पकड़ना ही होगा। वो वहाँ से माउंटेन की तरफ निकलती है। दूसरी तरफ फेंगी के पूरे बॉडी में गोल्डन एनर्जी ओवरफ्लो कर रहा होता है। वो तेजी से बहुत सारी हैंड साइन करता है, उसकी आंखें भी गोल्डन लाइट से चमकने लग जाती है। एक्स ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। लड़की को दूर से ही एक्स दिखाई दे रहा था। लड़की ये सब देखते हुए खुद से ही बड़बड़ाती है कि क्या वो डिवाइन एक्स को स्विंग करने की कोशिश कर रहा है? ये तो सच में बहुत ज्यादा औसम है। वो स्पिरिचुअल एनर्जी को इतना अच्छे से कैसे कंट्रोल कर रहा है? क्या ये इंसान किसी को बताए बिना ही 100 साल पहले से ट्रेनिंग कर रहा था क्या? मैं गोस्ट एक्स 2 स्टार ब्रेक थ्रू में फेल हो गई थी क्योंकि डिवाइन एक्स का प्रेशर मुझ पर ही वापस आ गया था। मुझे खून की उल्टियां भी हुई थी और मैं पूरा 1 हफ्ता तक बिस्तर पे पड़ी हुई थी। मैं इसे याद भी नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि मेरे जैसे मजबूत शरीर वाली लड़की भी फेल हो गई थी। तो फिर ये मोस्टर कहाँ से आया है? इतनी वास्ट स्पिरिचुअल एनर्जी, ऐसा कंट्रोल, डिवाइन एक्स को स्विंग करना देख के ऐसा लगता है स्पिरिचुअल एनर्जी के सभी थ्रेड को 1000 बार रिफाइंड किया गया है। ये इंसान बस एक मोस्टर ही नहीं बल्कि एक गॉड जैसा है जो सीधा हेवन से आया हुआ है। इसमें भी जब हंटर को पता चलता है कि उनका ब्रेक थ्रू होने वाला है तो वो जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आराम से एक्सपीरियंस लेके सभी चीजें करता है जैसे कि एंशिएंट टाइम के मास्टर करते थे। वो वहीं रुक जाती है, देखती है कि डिवाइन एक्स ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। फेंगी की पूरी बॉडी पे गोल्डन लाइट एरो आ जाता है, उसके अराउंड गोल्डन एनर्जी ओवरफ्लो हो रहा होता है। सिस्टम बताता है कि ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली हो गया है। वो गोस्ट एक्स रियलमी 3 स्टार पहुंच गया है। लड़की भी उसी जगह पे पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि फेंगी वहाँ नहीं होता, जो देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है मैंने उसे फिर से मिस कर दिया। अगर मैं 30 सेकंड जल्दी आ जाती तो मैं उसे पकड़ लेती। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसे भी पता चल गया होगा कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ। अगर ऐसा ही होता रहा तो उसे एसोसिएशन में लाना तो इम्पॉसिबल है। तभी अचानक उसे किसी स्ट्रॉन्ग इंसान का ऑरा फील होता है। वो थोड़ी सी डर जाती है। वो बिना हिले डुले डरती हुई बोलती है सीनियर, मुझे लगता है आप अभी तक नहीं गए हैं। फेंगी पेड़ के ऊपर अपनी रेड आई से उसे देखते हुए सोचता है तो ये थी जो मेरे बारे में पता कर रही थी। लड़की पीछे देखे बिना वैसे ही कहती है मैं शिया नेशन का एसोसिएशन का फायरली स्क्वाड का कैप्टन हूँ। एसोसिएशन के तरफ से मैं आपको इनवाइट कर
करने के लिए आई हूँ। मैं कुछ दिनों से आपको फॉलो कर रही थी क्योंकि मुझे लगा था आप एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारे बारे में बुरी धारणा नहीं बनाई होगी। इसके अलावा हमने इस बात को पब्लिक नहीं किया है, पर सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रेडी है। वो सोचती है मैंने जो कुछ भी बोला सही था ना, क्या वो नाराज तो नहीं हो गया है? क्या उन्हें लगा कि मैं उन्हें परेशान कर रही हूँ? मुझे सोच समझ के बोलना होगा। फैंगी कहता है क्यों? लड़की घबरा जाती है, सोचती है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं उन्हें सच्चाई बता दूं? लेकिन इनके जैसा इंसान आसानी से बात नहीं मानते। वो बोलती है बात ऐसी है, शिया नेशन सभी हंटर को ढूंढ के उन्हें ट्रेंड करती है, इसमें उन्हें प्रोटेक्ट भी करती है। अभी सब कुछ गड़बड़ हो रहा है और मुझे पता है किसी एसोसिएशन में शामिल होना आपको रिस्ट्रिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन आखिर में हम सभी को अननोन मोस्टर का सामना तो करना ही होगा। फैंगी पेड़ पे ही बैठ जाता है और चिल मारते हुए कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ और मैं अभी भी तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, तो वो अपना कार्ड निकाल के नीचे झुक के उसे अपना कार्ड दिखाती हुई बोलती है मेरा नाम सू क्यूंग है। स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल होने से पहले मैं एक एथलीट थी। मुझे नहीं पता आपने मेरे बारे में सुना है या नहीं, मेरी आईडी यही है, प्लीज मुझ पर भरोसा करें। फैंगी सोचता है लगता है मुझे अब याद आ रहा है, मैंने उसका तस्वीर तो देखा था जैसे कि मैंने सोचा था। जिसका फिजिकल एबिलिटी नेचुरली सुपीरियर होता है उसका एसोसिएशन में ज्वाइन होना मुश्किल नहीं होता। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये बहुत तेज दौड़ती है, लेकिन मैं अपने पिछले जीवन से जो जानता हूँ उसके अनुसार नेशन ऑफ सिया अपने गोल को अचीव नहीं करती, जिसकी वजह से सारे इंसान मारे जाते हैं। अब जब मैं सिस्टम के साथ वापस आ गया हूँ तो मुझे खेल का हिस्सा बनना ही होगा, लेकिन अभी नहीं, ये समय सही नहीं है। वो उसके पीछे आते हुए कहता है मुझे तुम याद हो इसीलिए मैं इसके बारे में सोचूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा लोकेशन दूसरों को नहीं बताना है। वो सोचता है इस लड़की का रिएक्शन देख के लगता है एसोसिएशन मेरे जैसे इंसान को अभी ओपन करने की हिम्मत नहीं करेगी, जो अच्छी बात है, इसका फायदा मैं उठा सकता हूँ। सू क्यूंग कहती है मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगी, लेकिन एसोसिएशन ने आपकी ब्रेक थ्रू के बाद आए गए चेंज को नोटिस किया है, इसीलिए मुझे आधा सच और आधा झूठ वाली रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। इसके बारे में आपको क्या लगता है? फैंगी कहता है ठीक है ये तुम कर सकती हो। क्यूंगलिंग जल्दी से पीछे देखती हुई उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन फैंग वहाँ से चला गया था। वो खुद से ही कहती है मैं फिर से उसे नहीं पकड़ पाई और कितनी बार मैं फेल होने वाली हूँ। वो मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रहा है। वहाँ सभी चीजें खत्म करके वो वहाँ से निकलती है और सोचती है मैं पावरफुल इंसान के ट्रेस मिटाने के चक्कर में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ठीक है अब इसके बारे में सोचना बंद करती हूँ, ये तो अच्छा है, ये जल्दी खत्म हो गया और अब मैं बाहरी मिशन पे काम कर रही हूँ। तभी उसे एसोसिएशन से नोटिस आता है कि वो मोस्टर फिर से आ गया है। लड़की गुस्सा होती हुई कहने लग जाती है उन स्ट्रेंज क्रिएचरों को मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कुछ बुरे हैं, कुछ पागल और खून के पैसे हैं। वो स्पिरिचुअल एनर्जी से पैदा हुए पोल्यूशन जोन से एनर्जी लेते हैं, कुछ ट्विस्टेड मोस्टर बन जाते हैं जो इंसानों को खा जाते हैं, कुछ लोग बिना सोचे सभी को मारते हैं और अब तो नया पोल्यूशन जोन भी बन रहे हैं। अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो वो और भी ज्यादा तबाही मचाएंगे और सभी इंसानों को मार डालेंगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिटी अंधेरे से घिरा हुआ है, जोर जोर से बिजली कड़क रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। गवर्नमेंट सभी को रेड अलर्ट भेजती है, कहती है कि अभी कोई भी बाहर मत निकलना, बाहर बहुत खतरा है। यूहांग माउंटेन हाई रिस्क एरिया है, इसीलिए हम उसे बंद कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ कोई भी मत जाना। फैंगी वहाँ आता है, वो कहता है कितना अच्छा पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी है, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट वहाँ यूहांग माउंटेन में है। वो उस माउंटेन पे जाता है, सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि ये यूहांग माउंटेन है जो 1545 मीटर्स टॉल है और 25,000 हेक्टर्स में फैला हुआ है। ये शहर का वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट एरिया है जिसका पोल्यूशन लेवल अननोन है। फैंगी अपने रेड आई एक्टिवेट करता है अंदर देखने के लिए। दूसरी तरफ एसोसिएशन मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ सभी लोग होते हैं। चीफ कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी टेस्ट के अनुसार माउंटेन में खतरा काफी बढ़ गया है, इसीलिए उसे जितना जल्दी हो सके बंद करके कंटेमिनेशन जोन में डालना होगा। ये मैटर अर्जेंट है और बहुत खतरनाक भी, इसीलिए मैंने क्यूंग को यहाँ बुला लिया है। वो दूसरे मिशन में होने के बावजूद भी अब क्यूंग अभी जो हो रहा है उसके बारे में बताएगी। क्यूंग केटा को देखती हुई कहती है अभी माउंट योहुंग पर चढ़ना असंभव है, थंडर टाइप एनर्जी एक्सप्लोड होने की सीमा तक पहुंच गई है। हमने अभी इस एरिया को ए लेवल कंटामिनेशन जोन का नाम दिया है। अभी का हालात देखते हुए ऐसा लगता है एक ही घंटे में ये माउंटेन एस लेवल क्लासिफिकेशन तक पहुंच जाएगा, इसीलिए इमरजेंसी प्लान इमीडिएटली एक्टिवेट करना होगा। लेकिन पिछले सभी डेटा को देखे तो ऐसा कोई एक्सप्लोरर नहीं है जो उधर
अंदर जाने की हिम्मत करे मैं भी वहाँ नहीं जा सकती। यहाँ तक कि 3 स्टार का गिफ्ट लेवल का एक्सप्लोरर भी वहाँ जाएंगे तो उनका मरना 100% फिक्स है। क्या पहना हुआ बंदा जो जनरल जैसा दिख रहा था वो सुझाव देता है माउंट यूंग का नीचे का हिस्सा को सील कर देते हैं और लोगों को वहाँ चढ़ने से रोकने के लिए 24 घंटे वहाँ गार्ड लगा देते हैं। चीफ भी इस बात पे एग्री करते हुए कहते हैं सही है, हमें इस खतरे को जड़ से ही मिटाना होगा, चलो माउंटेन को पूरी तरह से सील करते हैं। वो कंटामिनेटेड एरिया अभी अभी बना है और उसका स्पिरिचुअल एनर्जी अभी पिक में है, इसीलिए किसी को भी उसके पास जाने की अनुमति नहीं है। जब एनर्जी कम हो जाएगा तब हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे। दूसरी तरफ फैंग ई वही माउंटेन में थंडर के मेन पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहा होता है। थंडर का कुछ शॉट उसे लगता है लेकिन वो जैसे तैसे आगे बढ़ रहा है। वो कहता है लकीली मेरे पास जिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक है जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आ पाया, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। प्योरेस्ट थंडर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे इस स्टॉर्म का सेंटर तक पहुंचना होगा। स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आने की वजह से इंसानों को कम फायदा हुआ है, फूड चेन रिवर्स हो गया है। उन्होंने सुधार करने की कोशिश नहीं की तो वो सब नीचे गिर जाएंगे। मैं सिर्फ नेचर में होने वाली बदलाव के बारे में ही बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक साधारण खरगोश या चूहा भी इंसानों के लिए खतरा बन सकता है और फ्यूचर में अजीब जानवरों से भी ज्यादा भयानक चीजें सामने आएंगी। यहाँ तक कि उनके सामने तो एसोसिएशन भी पावरलेस होंगे। ये बात सही है कि मैंने अभी जिन यांग ब्रीथिंग टेक्निक और फ्लेमिंग सोर्ड स्टाइल को मास्टर कर लिया है जो सोलर और इनर फायर प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही काफी नहीं होगा, मैंने अपना क्राफ्टिंग पॉइंट भी स्पेंड कर दिया है जिसकी वजह से मेरी सोर्ड की डिफेंस और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई है जो अब डिस्ट्रक्टिव अटैक कर सकती है। लेकिन किसी हथियार पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना सीरियस वीकनेस पैदा कर सकता है। मुझे खुद ही शक्तिशाली बनना होगा ताकि मैं उन मोस्टर को हरा सकूं। यहाँ की थंडर एनर्जी मेरी बॉडी को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकती है। ये मेरे लिए एक चांस है और एक अपॉर्चुनिटी भी। उसकी आंखों से ब्लू लाइट निकलने लग जाती है। मुझे और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए आगे बढ़ना होगा, वरना मेरे पास एक ही चॉइस होगा, वो है मौत का इंतजार करना। वो और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट आ जाती है। अपने सोर्ड से स्लाइस करते हुए थंडर से लड़ते हुए आगे बढ़ता है। एक हैवी थंडर उसके ऊपर आके गिरता है जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। अब वो होल्ड नहीं कर पाता और नीचे बैठ जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अपनी सोर्ड का सहारा लेते हुए वो खड़ा होने की कोशिश करता है और सोचता है मैं ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ। इस थंडर की वजह से मेरे पैर काफी भारी हो गए हैं, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। मुझे शांत होकर सोचना होगा। सिस्टम ने मुझे वार्न किया था कि मुझे खुद ही एनर्जी को छूना होगा और सेंटर तक पहुंचना होगा। तभी दूसरा हैवी थंडर आता है। फैंग सोर्ड में गोल्डन एनर्जी निकालते हुए उसकी तरफ दौड़ता है और उसे सोर्ड से मारता है। दोनों के बीच में क्लैश होने लगता है। फैंग चिल्लाते हुए कहता है बचने के लिए मौत का सामना करना जरूरी है। वो और भी जोर लगाते हुए उस थंडर को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। कहता है ये थंडर बहुत ज्यादा ताकतवर है, इस थंडर में बहुत एनर्जी है। ब्रीथिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी मेरे मसल्स पैरालाइज्ड हो गए हैं, ये मुझे मारना चाहता है। वो गोल्डन आई का इस्तेमाल करते हुए और भी ज्यादा ताकत से उसे पुश करता है। सिस्टम बताता है कि पावरफुल थंडर एट्रीब्यूट का सेंटर का पता चल गया है। ड्राफ्टिंग प्रोग्रेस पे है। बिल्डिंग से कुछ लोग वही थंडर स्टॉर्म को देख रहे होते हैं। उन लोगों को अच्छे से दिखाई दे रहा होता है कि वहाँ बहुत ज्यादा पावरफुल थंडरबोल्ट गिर रहा है। उनमें से एक वीडियो बनाते हुए कहता है मैंने अभी तक इतना बड़ा थंडर नहीं देखा है। दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है क्या ऐसा हो सकता है? हायर लेवल के डेटिए लाइटनिंग ट्रेलर दे रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे आकाश में किसी व्यक्ति की परछाई दिख रही है। वहीं दूसरा पूछता है क्या होगा अगर ये लाइटनिंग बोल्ट सिटी में गिर जाए तो क्या ये मेरे घर को तबाह कर देगा? सिस्टम बताता है कि उसने डिवाइन थंडर पावर को रिफाइन कर लिया है और हेवनली लाइटनिंग को समन करके वो अपने बॉडी को टेम्पर करे गॉड लाइक बनने के लिए, और उसे 5 राइटिंग पॉइंट भी मिले हैं। फैंग सोचता है थंडर एट्रीब्यूट एक सुप्रीम एट्रीब्यूट है जिसके ऑफेंसिव पावर डिस्ट्रक्टिव है। थंडर एट्रीब्यूट बॉडी को रिफाइन करके उसे लाइटनिंग में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिसके बाद अटैक में हो या डिफेंस में ये एक पावरफुल फोर्स बन जाएगी। लेजेंड भी कहते थे कि एंशिएंट टाइम में जब स्पिरिचुअल एनर्जी एवेंडेंट थे और टेक्निक्स प्रोफाउंड थी तभी लोग लंबे समय तक अपने शरीर में बिजली खींचते रहते थे। उनका शरीर माउंटेन के सामने अमर और इंडिस्ट्रक्टिव होता था। थंडर मेरा स्पेयर है और मेरा शील्ड भी। उसकी पूरी बॉडी के चारों ओर थंडर फ्लो होने लग जाता है। उसकी आंखों से लाइटनिंग बाहर निकलने लग जाती है। मैंने ये समझ लिया है कि थंडर पावर केवल डिस्ट्रक्शन के बारे में ही नहीं है, ये प्यूरिफिकेशन और रिवर्थ के बारे में है। हाथ को ऊपर करते हुए वो अपने थंडर एनर्जी को और भी ज्यादा रिलीज करता है। वो अपने बोन्स में भी थंडर एनर्जी को फील कर पा रहा था। अब उसे कोई दर्द भी नहीं हो रहा था। सिस्टम उसे बता
बताता है कि ये थंडर का प्योर जजमेंटल पावर है जो इविल और करप्ट को फनिश करती है और मुझे 2 गुना क्रिटिकल डैमेज भी पहुंचाती है। क्या तुम्हें राइटिंग पॉइंट्स कंज्यूम करना है? अपने सोर्ड को बाहर निकाल के वहीं गाड़ते हुए वो सोचता है, तो क्या मैं इस एट्रीब्यूट को भी टांग सोर्ड में डाल दूं क्या? बात तो सही है, थंडर एट्रीब्यूट डालने से सोर्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, लेकिन हो सकता है सन एट्रीब्यूट के प्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ज्यादा एट्रीब्यूट से सोर्ड डैमेज भी हो सकता है। वो हंसते हुए लाइटनिंग पावर अपने राइट हैंड में निकाल के कहता है, मैं समझ गया, ये मैं अपने राइट हैंड में इम्प्लांट कर दूंगा। सिस्टम उसे पूछता है, क्या तुम थंडर को इस आइटम में इम्प्लांट करना चाहते हो? वो बोलता है हाँ। तभी उसके राइट हैंड में थंडर एट्रीब्यूट इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। अब हमें दूसरा दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंगहुआंग माउंटेन के पीक में कैप्टन हान और लॉलीपॉप वाली लड़की खड़े होकर नीचे देख रहे होते हैं। लड़की कहती है, कैप्टन हान, हमने जैसा सोचा था वैसा सिचुएशन नहीं है। कंटामिनेशन जोन का एनर्जी कंसंट्रेशन बस 3 घंटे में ही पीक लेवल से मिड लेवल तक गिर चुका है, लेकिन हवा में अभी भी इलेक्ट्रिक चार्ज है। मेजर हानली जमीन पे बैठ के अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, इसका मतलब है कि कोई यहाँ आया था, वो एक सीकर था। लॉलीपॉप वाली लड़की चौंकती हुई बोलती है, क्या? और एक सीकर? क्या वो जिंदा होगा? फिर वो नीचे बैठ के मिट्टी को चेक करती हुई कहती है, मैं उसकी एट्रीब्यूट सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही ये पता चल रहा है वो यहाँ से कब चला गया। शायद वो बहुत समय पहले से यहाँ था और पिछली रात की बारिश ने सभी निशान मिटा दिया। मेजर हानली कहते हैं, हो सकता है वो सेफली 8 बजे यहाँ से निकल गया होगा। लड़की पूछती है, ऐसा क्यों? मेजर हानली एक्सप्लेन करते हैं, ये स्ट्रेंज थिंग्स 6 बजे से शुरू हुआ था और हमने माउंटेन 7 बजे तक सील कर दिया था, इसीलिए हो सकता है सील करने से पहले ही वो ऊपर चढ़ गया होगा, नहीं तो वो यहाँ से चुपके से नहीं जा सकता। इंटेंस लुक देते हुए कहते हैं, शाम 7 बजे सबसे तेज तूफान आया। क्या एसोसिएशन के इंस्ट्रूमेंट ने इसका भविष्यवाणी नहीं की थी? फोरकास्ट से पता चला कि कंटामिनेशन का लेवल सुबह तक ग्रेड एस तक पहुंच जाएगा, लेकिन रात 8 बजे के बाद एनर्जी आउटबर्स्ट डेंसिटी में गिरावट आ गई। ऐसा लगता है इस इंसान के पास थंडर रिलेटेड पावर है, जिसकी वजह से वो लाइटनिंग पनिशमेंट सह गया। ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, इसीलिए मुझे यकीन है कि ये इंसान बस बचा ही नहीं है, बल्कि इस डिजास्टर का चेंज का कारण भी यही है, नहीं तो ये एक इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस है। वो सोचता है, क्या उसे ये चांस बाई चांस मिला है, या उसने जानबूझकर हेवन और अर्थ के साथ एक स्टेप आगे बढ़कर हमसे बराबरी करने की कोशिश की है। वो कहता है, उसका जैसा इंसान काफी खतरनाक होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता वो किसका साइड है। अगर वो समाज के लिए खतरा बनता है तो आने वाली समस्या और भी ज्यादा बड़ी होगी। हमें उसे जल्दी ढूंढना होगा। दूसरी तरफ फेंगी को चीख आती है, क्योंकि वो लोग उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे थे। तभी मेजर हानली ऑर्डर रिलीज करते हैं कि अभी से चाहे जो कुछ भी हो, हमें इस इंसान को जैसे भी ढूंढना होगा और पकड़ के यहाँ लाना होगा, जिसका टेम्पररी कोड नेम होगा दी टायरेंट। कोड नेम तो काफी कूल है। यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। जब भी दूसरा चैप्टर रिलीज होगा तभी मैं इसका एक्सप्लेन डाल दूंगा। बाय।